अब देखो बच्चों, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के तत्व। ओके, तो देखो बच्चों, इस यूनिट में हम एस ब्लॉक से रिलेटेड टू ग्रुप्स को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इनमें से जो फर्स्ट ग्रुप होगा जिसे बोलते हैं NS1 ग्रुप या एल्कली मेटल्स, और जो सेकेंड ग्रुप होगा वो है NS2 या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट हम आएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का डेफिनेशन। तो देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल के ऐसे एलिमेंट्स, समझे ना, कि पीरियोडिक टेबल के ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। समझे बच्चों कि पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के ऐसे एलिमेंट्स तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल आउटर मोस्ट सेल जो होती है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होती है, अंतिम जो कोश है, उसके एस कक्षा, एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, वही है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखोगे टू ग्रुप्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर एस ब्लॉक को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो लेंगे हम NS1 जिन्हें हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, और एक हम लेंगे NS2 जिसे बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, वो है NS1 to 2। ओके, यही डेफिनेशन है कि दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल आर कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट्स। समझे बच्चों कि इस तरह से ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में एंटर कर जाए, वही है s ब्लॉक एलिमेंट्स। s ऑर्बिटल में आप देखोगे कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। ऐसे में जो s ब्लॉक है उसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यही लिखा है कि s ऑर्बिटल accommodate only 2 electrons, therefore 2 groups belong to the s block और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 to 2। लाइक एग्जांपल है लिथियम 3 1s2 2s1, तो ये हो गया कौन सा ग्रुप? NS1 कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम में चले जाओ तो 1s2 2s2, तो यहाँ क्या दिख रहा है? NS2। तो हमें ये जो 2 ग्रुप्स हैं इन्हीं को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो समझ गए बच्चों कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश के x कक्षा में प्रवेश करता है, s ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए s ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है NS1 to 2। लिथियम में देखो आप 1s2 2s1, तो ये क्या हो गया? NS1। और यहां पर बेरिलियम में चले जाए तो ये क्या हो गया? NS2। तो हम इन 2 ग्रुप्स को ही डिटेल में यहां पर डिस्कस करेंगे। पहले से नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु। ओके, यहां पर हम सबसे पहले इनका कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर हम आएंगे कंपाउंड्स में। ओके, तो देखो जो फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स, ओके, उन्हीं को बोला जाता है क्या? एल्कली मेटल्स। ऐसा क्यों बोला गया है एल्कली मेटल्स? एक्चुअली इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, मतलब एल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, और ये जो सॉल्यूशंस बनते हैं ये हाईली
एल्कलाइन नेचर, अत्यधिक क्षारीय गुण वाला होता है, इसलिए इनको बोला गया है क्या, एल्कली मेटल्स। ओके, ये डेफिनेशन है कि फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स कलेक्टिवली कॉल्ड एल्कली मेटल्स। समझिए बच्चों, फर्स्ट ए ग्रुप को एल्कली मेटल्स बोलते हैं बिकॉज हाइड्रोक्साइड ऑफ दीज मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दीज सॉल्यूशंस आर हाईली एल्कलाइन इन नेचर। ओके, एल्कलाइन नेचर के हैं इसलिए इनको एल्कली बोला गया है। एल्कली एक्चुअली डराइव हुआ है एल्क्यूली, एसेस ऑफ प्लांट्स, पौधों की जो राख है उसको एल्क्यूली बोलते हैं और उसी से बना है एल्कली। क्योंकि इस राख में सोडियम पोटेशियम के सबसे पहले ऑक्साइड्स मिले जो बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं, इसीलिए इन्हीं के बेस पर इनको बोल दिया गया एल्कली मेटल्स। समझिए बच्चों, फर्स्ट ए ग्रुप समूह को संयुक्त रूप से क्षारीय धातुएं कहते हैं क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड जल में पूर्ण मिले हैं और विलयन क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है क्षारीय धातु। अब देखो, नेचुरल अबंडेंस की बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से इनको ये कितने मिलते हैं, तो अगर हम एक विद रिस्पेक्ट, ये जो परसेंटेज मैंने ली है विद रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट मैटर, जो अर्थ क्रस्ट मैटर है उसके रिस्पेक्ट में जो इनकी परसेंटेज है, देखो इस तरह से है। सोडियम है 2.27%, जो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 7th एलिमेंट है। इसके बाद आता है पोटेशियम 1.84, 8th एलिमेंट। मींस ये दो एल्कली मेटल्स ही इस ग्रुप में सबसे ज्यादा मिलते हैं, बाकी तो बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत ज्यादा नहीं मिलते। जैसे लिथियम 0.0018% है टोटल मैटर का, जो कि 35 वाला एलिमेंट्स है, मतलब 35th एलिमेंट है पूरे जितने भी एलिमेंट्स में, उसमें इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है ये लिखी है, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये रिलेटिव अबंडेंस है मेटल के रिस्पेक्ट में या एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में। Rd है ये और Cs ये, मतलब ये बहुत कम है, रेयर है। इनमें से जो फ्रांसियम है ये हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका जो लॉन्गेस्ट लाइव्ड आइसोटोप है वो है Fr223, जिसका हाफ लाइफ है 21 मिनट्स। समझ गए ना? तो कुल मिला के ये 5 और 6 एलिमेंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन को भी फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी इन एलिमेंट से बिल्कुल अलग है, इसलिए हमने उसको अलग से ही डिस्कस किया है। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इनका जो आउटर मोस्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS1 और कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है। लिथियम 3, तो लिथियम 1s2 2s1, तो 1s2 को हम लिख सकते हैं हीलियम। सोडियम में आ जाए तो नियॉन 10 तक तो नियॉन का हो गया और फिर हो गया 3s1, मींस यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसा लिखना है। ऐसे ही पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। इनमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, किससे? इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन से, इसीलिए लास्ट में NS1 आता है। इसको कैसे याद रखें? लीना के रब से फरियाद, आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है? ये है लीना के रब से फरियाद, मतलब LINAKRBCS और FR, लीना के रब से फरियाद, ऐसे याद करोगे, कुल मिला के ये आपको याद हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम नेचर की बात करें, ठीक है, कि इनकी प्रकृति क्या है, तो ध्यान रखें कि ये सिल्वरी व्हाइट सॉलिड्स हैं, मेटेलिक सॉलिड। कैसे हैं ये? मेटेलिक सॉलिड्स, सफेद रंग के, चांदी के समान सफेद धात्विक ठोस है। समझ गए ना? ये क्या है? धात्विक ठोस है और इतने सॉफ्ट हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सिर्फ लिथियम छोड़ दें, वो थोड़ा हार्ड है, वो नहीं कटता, बाकी जितने मेटल्स हैं इस ग्रुप में वो सब चाकू से काटे जा सकते हैं, और ऊपर से नीचे चाहोगे तो सॉफ्टनेस और बढ़ती जाएगी। रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन ही मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में आता है। ऐसे में जो मेटेलिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ काफी कम, वीक होती है, मतलब वो मजबूत नहीं होता, और एटम एक दूसरे से बहुत इजी गोइंग अलग हो जाते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा हाईली
मैलेबल है, डक्टाइल है और मेटालिक लस्टर होती है। क्वेश्चन होता है कि मेटल की लस्टर किस कारण से होती है। तो कोई भी मेटल अगर लस्टर रखता है, चमक रखता है, तो उसका रीजन है कि उसके जो मेटालिक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी में आप देखोगे वो बिल्कुल फ्री रहते हैं। मेटल एटम कर्नेल कैटाइंस में चेंज हो जाते हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, और जैसे ही विजिबल लाइट पड़ती है ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और इसी के कारण ही मेटालिक लस्टर मिलती है। तो यही लिखा है कि सिल्वरी व्हाइट मेटालिक सॉलिड सॉफ्ट इन नेचर एंड कैन बी कट विद द नाइफ एक्सेप्ट लिथियम, क्योंकि ये हार्ड है, हाईली मैलेबल, डक्टाइल एंड हैविंग मेटालिक लस्टर इज ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ लूजली बॉन्डेड ns इलेक्ट्रॉन व्हिच एक्साइटेड इजीली इन विजिबल लाइट। ओके, एक क्वेश्चन है कि सोडियम की मेटालिक लस्टर का रीजन क्या है। तो चाहे सोडियम की पूछ ले, चाहे लिथियम की पूछ ले, पोटेशियम की, एक ही बात याद रखना है कि जो आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड होता है और वो विजिबल लाइट में एक्साइटेड होता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होता है चमक आ जाती है। अब आता है कि सॉफ्टनेस ऑफ दीज मेटल इज ड्यू टू ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ गए ना बच्चों कि इनमें जो है ये इतने सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि इनकी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत वीक है। क्यों? क्योंकि केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में आता है। एंड हैविंग वीक मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड सॉफ्टनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज साइज ऑफ मेटल एटम। ऊपर से नीचे चले ग्रुप में तो सॉफ्टनेस और बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि कंटीन्यूअस डिक्रीज मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऊपर से नीचे जाओगे साइज बढ़ेगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब है कि सबसे हार्ड में अगर हम सॉफ्टनेस का ऑर्डर देखें तो सबसे हार्ड इस ग्रुप में लिथियम ही होगा, बाकी सब सॉफ्ट है। और सॉफ्टनेस लगातार क्या होती जा रही है बच्चों, उल्टा बना दी मैंने, ये है सॉफ्टनेस का ये ऑर्डर है कि लिथियम से ज्यादा सॉफ्ट है सोडियम, उससे और सॉफ्ट पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके, ये है इसमें सॉफ्टनेस का ऑर्डर। और अगर हार्डनेस का ऑर्डर पूछ ले तो इसका उल्टा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अगर ये है हार्डनेस, क्या है ये हार्डनेस का ऑर्डर। तो समझ गए बच्चों कि ये चांदी के समान चमकदार धात्विक ठोस हैं, ये मुलायम होती हैं और इनको चाकू से काटा जा सकता है लिथियम को छोड़कर। ये उच्च अघात वर्धनीय है, तन्य है, धात्विक चमक वाली है। इनकी धात्विक चमक इनके अंतिम ns इलेक्ट्रॉन के दुर्बल बंधित होने के कारण ये आसानी से दृश्य प्रकाश में क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। तो किसी धातु की जो चमक है वो उनके धात्विक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होने के कारण वो लाइट में एक्साइटेड होते हैं और इसी के कारण धात्विक चमक आती है। इनका मुलायम गुण धात्विक बंध में केवल एक इलेक्ट्रॉन के सहभाजन के कारण, मतलब केवल एक बॉन्ड ही धात्विक बंध निर्माण में भाग लेता है, जिससे मेटालिक बॉन्ड जो है दुर्बल होता है और वर्ग में नीचे की तरफ बंध की सामर्थ्य घटती है, जिससे मुलायम गुण बढ़ता जाता है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं और ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर। ओके, धन विद्युतीय या धात्विक गुण। तो देखो बच्चों, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मींस उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने या डोनेट करने की टेंडेंसी है, इसको मेजर करता है। मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेजर्स द इलेक्ट्रॉन लूजिंग नेचर ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन लूजर होगा, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो जो एल्कली मेटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने, लूज करने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है और ये पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है जो लूजली बॉन्डेड होता है। दूसरा यह है कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इन एलिमेंट्स का वो एक इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा होगा। तो ये अपने आप को चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर और अपने आप को ज्यादा स्टेबल बना लें। तो these metals are most electropositive element of periodic table। समझ गए बच्चों कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं किसमें, पीरियोडिक टेबल में, एंड हैविंग हाईएस्ट मेटालिक नेचर इन ईच पीरियड। समझ गए ना बच्चों, इन ईच पीरियड।
आप ये ध्यान रखें कि हर एक पीरियड में इनमें सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर होता है। इट इज ड्यू टू लूजली हेल्ड s इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट मींस वैलेंसी सेल। इसका रीजन क्या है? इनके आउटर मोस्ट सेल में केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो बिल्कुल लूजली हेल्ड होता है, और वही इलेक्ट्रॉन इनको क्या बनाता है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। The metallic nature is increases with increase size of metal atom। और ऊपर से नीचे चलें तो जैसे जैसे मेटल एटम की साइज बढ़ती जाएगी, मेटालिक नेचर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। समझ गए बच्चों? जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में सीजियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लिथियम सबसे लोवेस्ट मेटालिक नेचर रखेगा। तो मेटालिक नेचर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ध्यान रखें कि जो मेटालिक नेचर है बच्चों, ठीक है, मेटालिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को डिफाइन किया है, वहां भी देख सकते हैं। तो उस यूनिट को आप एक बार अच्छी तरह से देख लो, फिर ये यूनिट का बिल्कुल इजी गोइंग समझ में आएगा। तो समझ गए बच्चों? संपूर्ण अवस्थाणु में ये धातु में सबसे अधिक धन विद्युतीय है और इनमें सबसे अधिक धात्विक गुण पाया जाता है हर एक आवर्त में, और इनमें सब, ठीक है, और इनमें प्रत्येक, ऐसा ध्यान रखना है कि प्रत्येक आवर्त में सबसे अधिक धन विद्युतीय गुण पाया जाता है, और यह गुण इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के दुर्बल बंधित होने के कारण होता है। ये इससे ये अधिक धात्विक धन विद्युतीय हो जाती है। ये धात्विक गुण प्रबल हो जाता है और, ठीक है, पाया जाता है। इनमें इससे ये धातु में अत्यधिक धन विद्युतीय हो जाती है, जिससे धात्विक गुण प्रबल हो जाता है। धात्विक गुण नीचे की तरफ परमाणु आकार बढ़ने से क्या होता जाता है बच्चों? बढ़ता जाता है। जो मैंने आपको ऑर्डर बताया, लिथियम से सीजियम तक धात्विक गुण बढ़ता जाएगा। लिथियम सबसे कम धात्विक नेचर का है और लिथियम और सीजियम सबसे अधिक धात्विक गुण वाला होगा। मेटालिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। जितना धन विद्युतीय गुण उतना ही ज्यादा धात्विक गुण। यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं और ये है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। तो आप देखोगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ओके, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है रिलेटिवली बहुत ही लो है। मतलब मेटालिक नेचर होने के बाद भी इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है जो होने चाहिए थे उससे काफी कम है। रीजन क्या है कि इनके पास केवल एक ही लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होता है। और ऊपर से नीचे चले तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली आप देखोगे कंटिन्यूअसली बिल्कुल डिक्रीज होंगे। रीजन है ऊपर से नीचे चलेंगे तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ लगातार डिक्रीज होती है। तो these metals have relatively low melting and boiling point according to metallic nature। metallic nature जैसा है उस हिसाब से इनकी melting boiling point बहुत कम है। It is due to weak metallic bond strength। और ये हम पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि इनकी जो metallic bond strength है बहुत ही वीक है। क्यों है? क्योंकि इसमें weakest कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि weakest metallic bond strength। एक ही बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होता है। एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम कंटिन्यूअसली। और लिथियम से सीजियम तक कंटिन्यूअसली ये लगातार क्या होता जाता है बच्चों? डिक्रीज होता है। बिकॉज मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद इंक्रीज साइज ऑफ एटम। और जितना बड़ा साइज होता है ये हर ग्रुप में दिखेगा। ऊपर से नीचे चलेंगे, अगर मेटालिक बॉन्ड नेचर है तो मेटालिक नेचर है तो ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। रीजन होता है कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। इनमें गलनांक क्वथनांक जो है, ठीक है, क्वथनांक गलनांक क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं क्योंकि धात्विक बंध सामर्थ्यता बहुत ही दुर्बल होती है। और ये लिथियम से सीजियम तक ये दोनों घटते जाते हैं क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने से धात्विक बंध का सामर्थ्य घटता है। यहाँ पर देखो लिथियम का अगर हम क्या लेवल में मेल्टिंग पॉइंट देखें तो सबसे ज्यादा दिख रहा है, फिर लगातार आप देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी लगातार कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आपसे ऑर्डर पूछ ले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का तो यही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है और यही मेल्टिंग। इसमें कोई एक्सेप्शनल नेचर नहीं है, जहां होंगे हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये इनके मेटालिक बॉन्ड का रीजन है और सॉरी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी और वो है एटॉमिक साइज और आयनिक साइज
तो देखो बच्चों, ये जो है हर एक पीरियड में सबसे लार्ज एटॉमिक साइज रखते हैं, सबसे ज्यादा लार्ज आयनिक साइज भी रखते हैं, प्लस मतलब कैटाइन के फॉर्म में। ठीक है, कि एटॉमिक साइज ऑफ दीज एलिमेंट्स जो है, एटॉमिक साइजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स आर लार्जेस्ट इन ईच पीरियड एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और ऊपर से नीचे जाने पर ये इंक्रीज होता है। ये हम पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी में भी देख चुके हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो नए ऑर्बिट में पहुंचता है, और यही रीजन है कि साइज लगातार बढ़ रही है। तो आप देखें कि एटॉमिक रेडियस, ये क्या है बच्चों, AR मतलब एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, ओके, जो कि इनकी किसमें है, मेटालिक रेडियस की गई है। ये क्या है बच्चों, मेटालिक रेडियस में। तो ये जो एटॉमिक रेडियस है, ये धात्विक त्रिज्या, तीन होती है एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट, मेटालिक और एक होती है वान डेर वाल्स। तो यहाँ पर चूंकि मेटल्स हैं तो हम यहाँ पर इनकी मेटालिक रेडियस ले रहे हैं एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में पिकोमीटर में। तो ये भी आप देख रहे हैं कि लगातार इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और आयनिक रेडियस की बात करें तो आयनिक रेडियस भी लगातार इंक्रीज हो रही है। मींस इनकी जो ये देख रहे हैं आपकी मेटालिक रेडियस, ओके, मेटालिक रेडियस का, और ये किसका ऑर्डर है, आयनिक रेडियस का। तो इन दोनों का अगर देखें तो अगर हम इन दोनों की वैल्यू पूछें तो मेटालिक रेडियस मींस एटॉमिक रेडियस जो है ज्यादा है किससे बच्चों, आयनिक रेडियस से। और ये आयनिक रेडियस कब की है, जब ये बिल्कुल फ्री स्टेट में हो, फ्री आयन से। हाइड्रेटेड आयन की आयनिक रेडियस ज्यादा होती है, वो हम अलग से इफेक्टिव साइज के बारे में बात करेंगे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटीज, घनत्व। तो अगर आप इन एलिमेंट्स की डेंसिटीज को देखें तो इनमें डेंसिटी जो है मेटल के रिस्पेक्ट में, मेटल की जो नेचर के अनुसार ये काफी कम है। ये सभी मेटल बहुत ही लाइट है, ओके। और इनमें से तो तीन मेटल, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लाइटर देन वाटर, ये वाटर से भी हल्की है, मींस पानी की सरफेस पर रख दी जाए तो तैरेंगी। ठीक है, और डेंसिटी ग्रुप में नीचे की तरफ इंक्रीज होती है। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम की डेंसिटी से ज्यादा है, बाकी फिर ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इट इज ड्यू टू अनयूजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम, एकदम से एटॉमिक वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाने का रीजन है, ऐसा हुआ है। समझिए बच्चों कि सभी धातुएं हल्की हैं, इनका घनत्व कम होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जल से हल्की हैं, लाइटर देन वाटर, और इनकी जो डेंसिटी है नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है, घनत्व बढ़ता जाता है, किंतु यहाँ पर डेंसिटी का ऑर्डर थोड़ा सा एक्सेप्शनली अलग दिखता है, क्योंकि K का परमाणु आयतन एकदम असामान्य रूप से बढ़ जाता है। तो देखो आप यहाँ देखें, लिथियम, सोडियम 0.54, 0.97, यहाँ पर एक्सेप्शन दिख रहा है, यहाँ पर कितना हो गया है 0.86, फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। वॉल्यूम की कंपेयर करो तो आप देखो 13 से 23 और फिर 23 से 44, लगभग डबल हो गया। यहाँ पर ये एक एक्सेप्शनल रीजन है इसका, फिर लगातार इंक्रीज होता गया है एटॉमिक वॉल्यूम। तो आपसे ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज या जो इन एलिमेंट्स के घनत्व का ऑर्डर पूछ लें तो लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, फिर सोडियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ये ऑर्डर आपको डेंसिटी का दिख रहा है, जबकि वॉल्यूम में कोई एक्सेप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एल्कली मेटल्स की डेंसिटी का ऑर्डर बताएं, तो ये ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ तक अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। तो आप देखोगे कि जो एल्कली मेटल्स हैं, एक तो इनकी एटॉमिक साइज काफी बड़ी है, पूरी एक पीरियड में अगर ले हम किसी भी पीरियड में, तो ये सबसे बड़े एटॉमिक साइज वाले एटम्स हैं। और ऐसा होने से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी दूर होता है, एक तो ये रीजन है। दूसरा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण इनका जो मोनो पॉजिटिव कैटाइन बनता है उसमें एक स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ये दोनों रीजन मिलके इन एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको सबसे लोवेस्ट बना देता है ईच पीरियड में। समझ गए ना। और ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे चलें तो ये लगातार डिक्रीज होगी, एक चीज। दूसरा होता है कि इनकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है
वो एक पीरियड के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखती है। रीजन क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो मोनोपॉजिटिव कैटाइन बनता है वो बहुत ही स्टेबल इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन रखता है, और इस कैटाइन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी की जरूरत है, और यही रीजन है कि ये फिर क्या हो जाती है, इनकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो समझ गए बच्चों कि ड्यू टू लार्ज साइज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके, एंड मोनोपॉजिटिव आयन अचीव्स स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। ये दो रीजन दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट रीजन ये, और अगर हम इसको कहें कि ये है सेकेंड रीजन, तो ये दोनों रीजन एज अ रिजल्ट वन इलेक्ट्रॉन इज इजीली रिमूव्ड फ्रॉम एटम। वन इलेक्ट्रॉन मींस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, हम बल्कि यहां क्या लिखें कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन is easily removed from atom, and alkali metals have lowest first ionization energy in each period। समझ गए ना कि हर एक पीरियड में इन एलिमेंट का सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। रीजन है साइज का बड़ा होना, जिससे इलेक्ट्रॉन काफी दूर रहता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, और दूसरा है मोनोपॉजिटिव आयन में एक इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाना एक इलेक्ट्रॉन की रिमूविंग के बाद। और यही रीजन है कि हर एक पीरियड में इन एलिमेंट्स का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे कम है, एंड डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। और ये हम जानते हैं ऊपर से नीचे जाए तो साइज बढ़ेगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा और इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता जाता है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दीज एलिमेंट्स, अब हम आ जाते हैं कि इनकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जीज है, ये एनर्जी है, वो इन दीज एलिमेंट्स इज हाईएस्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ रेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड। हर एक पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो इनकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है सबसे हाईएस्ट है, बिकॉज हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट इन मोनोपॉजिटिव कैटाइन, therefore huge amount of energy, the huge energy required for removal of second electron from, ठीक है, M+ आयन। इनके M+ आयन से अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ काम है। रीजन है बहुत ही इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना। तो समझ गए बच्चों कि इन तत्वों का बड़ा आकार होने के कारण अंतिम इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी दूर रहता है, तथा एक इलेक्ट्रॉन निष्कासन के पश्चात एकल संयोजित धनायन मींस M+ आयन जो बनता है उसमें स्थायी निष्क्रिय विन्यास प्राप्त कर लेता है या होता है। इसलिए अंतिम इलेक्ट्रॉन आसानी से परमाणु से अंतिम या कहें कि पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसलिए अंतिम की जगह हम क्या लिखें यहाँ पर, प्रथम इलेक्ट्रॉन आसानी से पृथक हो जाता है। इससे इनकी प्रथम आयनन ऊर्जा प्रत्येक आवर्त में सबसे कम होती है, ये मैंने बताया आपको। और लिथियम से सीजियम तक जाए तो ये लगातार घटती जाएगी। इनकी द्वितीय आयनन ऊर्जा आवर्त के शेष तत्वों की द्वितीय आयनन ऊर्जा में सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है। रीजन है M+ आयन में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना, इसलिए इस कैटाइन से अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये है लिथियम से लेके सीजियम तक में आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किलो जूल पर मोल 520 496 419 403, ओके, और ये है 376। तो आप देख रहे हैं कि लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और क्या आ रहा है, सीजियम। ये ऑर्डर मिल रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का, और यही ऑर्डर होगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब आता है कि लिथियम में आपने देखा कि ये अपने ग्रुप में आप जब आप आगे कंपेयर करेंगे, जब आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जाओगे तो आप इसी को कंपेयर करेंगे हम फर्स्ट और सेकंड, इसकी फर्स्ट और बेरिलियम ग्रुप की फर्स्ट, इनकी सेकंड और बेरिलियम ग्रुप की सेकंड। तो आप देखोगे पूरी पीरियड में अगर आप चलते जाएं और कंपेयर करें S ब्लॉक P ब्लॉक में तो इनकी सबसे कम दिखेगी, सेकंड में देखोगे तो सबसे ज्यादा दिखेगी। अब देखो लिथियम की 1s2 2s1 ये है कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम 2s1 जो कि एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कितनी एनर्जी लगी, 520 किलो जूल पर मोल। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम प्लस बन गया, जिसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, हीलियम जैसा। 1s2 2s0 मींस कितना रह गया, 1s2।
अब ये 1s2 हीलियम जैसा बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मान लो आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये एनर्जी लग रही है 7298, जो इससे कई गुना ज्यादा है, और ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण लिथियम 2+ बनेगा, बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि हीलियम प्लस आयन बनेगा जो कि इस हीलियम से बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो यही रीजन है कि इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम और सेकंड सबसे ज्यादा। ऐसा ही सोडियम में देख लो, 3s1 नियॉन, 3s1 496 किलोजूल लगी एनर्जी, Na+ बन गया। अब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। अब आपने क्या नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इतनी एनर्जी लगेगी, और ये क्यों? क्योंकि ये फिर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो इस तरह से हम सीधा सा इसका कंक्लूजन है कि इनमें एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो कैटाइन बना वो बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि उनमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और यही रीजन है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी सबसे कम पीरियड में और सेकेंड जो है सबसे ज्यादा ईच पीरियड है। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। तो इन एलिमेंट्स में आप देखोगे कि सबसे स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यही इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इनके फ्री आयंस में, हाइड्रेटेड आयन में, या इनका कोई भी कंपाउंड आप देख लो, इन सब में इन एलिमेंट्स का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1। तो ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि ये अपना जो NS1 इलेक्ट्रॉन है बहुत ही इजी गोइंग निकाल देते हैं, क्वाइट इजी है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना, और एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो मोनो पॉजिटिव आयन बन रहा है उसमें स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद अगर हम इस कैटाइन से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालें तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, जो कि रिएक्शन कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, और यही रीजन है कि इनके जितने भी कंपाउंड्स आप देख लो, इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। तो यही लिखा है कि अल्कली मेटल्स कैन लूज देयर NS1 इलेक्ट्रॉन क्वाइट इजीली टू फॉर्म, ठीक है, यूनिवैलेंट कैटाइन। मींस एंड यूनिवैलेंट कैटाइन का मतलब M+ and achieve stable inert gas configuration. Therefore, these metals show +1 stable oxidation state in free ions, hydrated ion और in compounds. समझ गए? चाहे का कोई फ्री आयन ले लो तो भी +1 दिखेगी, हाइड्रेटेड आयन ले लो तो भी +1 दिखेगी आपको, और अगर इनका कोई भी कंपाउंड आप देख लो सब में +1 है। The energy required to pull another electron from M+ is very high. बहुत ज्यादा एनर्जी है, इट मींस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई टू ईच M+, देयरफॉर नॉट पॉसिबल M2+ आयन, ठीक है, इन ऑर्डिनरी रिएक्शन कंडीशन। और यही रीजन है कि इनकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, और इनकी रिएक्शन कंडीशन में ये कभी भी +2 आयन नहीं बनाते। समझ गए बच्चों की क्षारीय धातुओं में NS1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से, ठीक है, क्षारीय धातु NS1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर एकल संयोजी कैटाइन बनाती है, जिसमें निष्क्रिय गैसों के समान स्थायी विन्यास है। इसलिए क्षारीय धातुएं मुक्त आयन हो, चाहे संयोजित आयन हो, चाहे कि यौगिक हो, इन सब में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाती है। +1 आसानी से, ठीक है, +1 से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा लगती है, जो सामान्य अभिक्रिया परिस्थिति में संभव नहीं है, और यही कारण है कि इनका M2+ आयन नहीं बनता। आप लिथियम में देख लो, फर्स्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी 520 किलोजूल पर मोल, लिथियम 1 बन गया, स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम जैसा। अब इससे अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इतनी 7298 किलोजूल पर मोल लगेगी, जो बहुत ज्यादा एनर्जी है, और लिथियम +2 अनस्टेबल होगा, तो ये नहीं चाहिएगा कि अनस्टेबल हो। और यही रीजन है कि आप इन मेटल्स के कंपाउंड्स देख लो +1 होती है। एक क्वेश्चन होता है कि M+ आयन किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ध्यान रखें कि इन मेटल्स का जो यूनिपॉजिटिव कैटाइन है इज, ठीक है, आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद इनर्ट गैस एलिमेंट्स। समझ गए बच्चों कि इनका जो 1+ आयन है वो इनर्ट गैस एलिमेंट का क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक। मींस समझ रहे हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कि जो इनका इनर्ट गैस आयन है, मतलब इनका जो मोनो पॉजिटिव कैटाइन है
और जो इनर्ट गैस है उनका कॉन्फ़िगरेशन, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। देखो ये अगर हम यहाँ पर बात करें लिथियम सोडियम प्लस की, तो नियॉन जैसा है 1s2 2s2 2p6, तो इसका भी है 1s2 2s2 2p6, तो ये दोनों क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, लिथियम किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हीलियम का। सोडियम किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नियॉन का। पोटेशियम किसका है, आर्गन का। ठीक है, रुबिडियम किसका है, क्रिप्टॉन का। सीजियम किसका है, जिनॉन का। तो ये जो कैटाइंस आप देख रहे हैं ये इन सब के क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मींस इन दोनों में, इस कैटाइन में और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बिल्कुल बराबर है। अब कंपाउंड्स की बात करें, देखो बच्चों लिथियम क्लोराइड है, ठीक है, तो यहाँ भी +1 है। लिथियम ऑक्साइड है तो +1 है। ओके, लिथियम कार्बोनेट है तो +1 है। ऐसे ही NaCl देख लो +1 होती है। Na2O देख लो आप +1 होती है। Na2O2 में भी देख लो तो +1 होती है। K2O में देख लो तो +1 है। KO2 में देखो तो +1 है। तो इनके कोई भी कंपाउंड लेके देख लो आप, कोई ऐसा कंपाउंड नहीं मिलेगा इन एलिमेंट्स का जहां पर इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही हो। तो इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन अगर आपसे क्वेश्चन है तो वो है +1। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ओके, तो देखो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा होगा कि जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट पड़े, विजिबल लाइट, और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड होने लगे, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एल्कली मेटल्स में ये इफेक्ट मिलता है। रीजन है कि इनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड है, और ये लाइट जो विजिबल लाइट है उसके फोटोन से बहुत इजीली क्या हो सकता है, इजेक्टेड हो जाता है। और इसीलिए नेचर के कारण ही जो पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इनका यूज किस में होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कैथोड बनाने में। क्यों? क्योंकि जैसे ही लाइट इनमें पड़ती है इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड होते हैं और वो एनोड की तरफ माइग्रेट होते हैं और इससे पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। समझ गए ना? इसमें केवल इस ग्रुप में लिथियम छोड़ दें तो बाकी सारी मेटल विजिबल लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। तो NS1 इलेक्ट्रॉन इन सो लूजली हेल्ड that even the low energy photon can ejected this electron from metal surface. Okay, मतलब अगर हम यहाँ कहें कि in alkali metals, okay, NS1 electron is so loosely held that even the low energy photon, means light, can eject this electron NS1 from metal surface. This property is termed as photoelectric effect. Potassium, rubidium, cesium are used in photoelectric cell as a cathode। और सबसे ज्यादा यूज होने वाली मोस्ट यूजफुल मेटल जो है वो है सीजियम। फोटोइलेक्ट्रिक सेल में सब इन दोनों की अपेक्षा इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी और इसे में जो फोटो सेल की जो लाइट है उसकी एनर्जी बहुत ही इजी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है। विच आर सेंसिटिव इन ब्लू लाइट, और ये बहुत आसानी से ब्लू लाइट में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़ दें तो बाकी एलिमेंट जो हैं, एलिमेंट जो या कहें कि जो मेटल्स हैं इस ग्रुप की, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है विजिबल लाइट में। तो समझ के बच्चों की क्षारीय धातुओं में NS1 इलेक्ट्रॉन बहुत दुर्बल बंधित है। जैसे ही लाइट पड़ती है मेटल की सरफेस पर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसी को हम बोलते हैं लाइट की प्रेजेंस में मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना ही क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसी गुण के कारण ही इन तीन मेटल्स का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल के कैथोड बनाने में किया जाता है। यह गुण लिथियम के अपेक्षित धातुओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो हम ये कहें कि ये है मेटल सरफेस, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है लूजली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे हैं। ओके, कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही ये लाइट पड़ी, ये है हमारी फोटो लाइट, ये है उसका फोटोन। तो फोटोन जैसे ही इसको पड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन की जो है अब ये किस में चेंज हो जाती है, जो जितनी एनर्जी बची
इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, बाद में यही काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो समझ गए ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट होता है कि कौन सा मेटल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता, तो ध्यान रखना है लिथियम नहीं करता। कौन सी मेटल सबसे ज्यादा फोटोइलेक्ट्रिक सेल में यूज होती है, तो वो है सीजियम। रीजन क्या है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो इट इज ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ठीक है, एल्कली मेटल्स। सो इवन NS इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्टेड बाय द विजिबल लाइट। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है फ्लेम कलरेशन, ज्वाला का रंग। तो जो एल्कली मेटल्स हैं बच्चों, चाहे वो लिथियम हो चाहे सीजियम तक कोई भी मेटल ले लो, इसे जब बुनसन बर्नर जो होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखा जाता है, तो इस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में एक कलर, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है, इसी को बोलते हैं फ्लेम कलरेशन। इसका रीजन क्या है कि जो एल्कली मेटल्स हैं में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही हम बुनसन बर्नर में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखते हैं तो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में क्या हो जाता है, एक्साइटेड होता है, और फिर कम बैक टू ग्राउंड स्टेट इमीडिएटली, तो नीचे और फिर नीचे आता है। तो इसमें एक एनर्जी का एमिशन होता है, वही एनर्जी, वही रेडिएशन फ्लेम को कलरेशन लाती है, मींस फ्लेम में कलर लाती है। जितना छोटा एटम होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो फ्लेम कलरेशन में उतना ही लाइट कलर आता है। रीजन है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो वही जो बुनसन बर्नर की ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है उसकी एनर्जी तो फिक्स है, तो उतनी ही एनर्जी जब लिथियम को मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन कम जंप करता है। लेकिन अगर जैसे साइज बढ़ती जाती है ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन बढ़ता जाता है, और जितना लंबा जंपिंग होगी उतनी ही हाई एनर्जी निकलेगी और उतना ही ज्यादा फ्लेम का कलर डार्क आता है। समझ गए बच्चों कि एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स आर हीटेड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इन बुनसन बर्नर, दे इंपार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, और यही क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड फ्लेम कलरेशन। समझ गए बच्चों, यही क्या कहलाता है, फ्लेम कलरेशन। दिस हैपन बिकॉज द हीट एनर्जी ऑफ फ्लेम excited the outermost electron to higher energy level। हम ये जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट को जब एनर्जी देते हैं तो बोर थ्योरी ये कहती है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल, और वहां जाके बहुत समय, कम समय के लिए इलेक्ट्रॉन रुकता है और इमीडिएट कम बैक इनटू ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन एंड कम बैक इनटू ग्राउंड स्टेट, देयर इज एमिशन ऑफ रेडिएशन इन द विजिबल रीजन। और इसी में क्या है, एनर्जी का एमिशन होता है, और यही क्या करता है, फ्लेम को एक कलर प्रोड्यूस करता है। एनर्जी रिलीज्ड इन मिनिमम, ठीक है, फॉर लिथियम। समझ गए बच्चों कि लिथियम के लिए सबसे कम होगी, एंड इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम एंड मैक्सिमम फॉर सीजियम, और ये सीजियम में सबसे ज्यादा होगी, और यही कारण है कि सीजियम में सबसे डार्क कलर आता है। समझ गए बच्चों की क्षारीय धातुओं को या इनके लवण को जब बुनसन बर्नर की ऑक्सीकारक ज्वाला में गर्म किया जाता है तो एक विशिष्ट रंग उत्पन्न होता है, इसी को बोलते हैं ज्वाला परीक्षण या ज्वाला का रंग। इसका कारण है ऊष्मा ऊर्जा से अंतिम इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, और जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी अवस्था में आता है तो अवशोषित ऊर्जा को दृश्य ऊर्जा में क्या करता है, उत्सर्जित करता है, यही ज्वाला का रंग प्रदान करता है। यह उत्सर्जन लिथियम में सबसे कम होता है, जबकि लिथियम से सीजियम तक बढ़ता है, और सीजियम में सबसे अधिकतम ऊर्जा होती है, और इसे जो कलर है वो डार्क होते जाते हैं। देखो लिथियम में क्रिम्सन रेड आता है, सोडियम में गोल्डन येलो कलर आता है, किरमिची लाल, किरमिची, ठीक है, सॉरी ये क्या कहता है, हाँ किरमिची लाल, किरमिची लाल, ठीक है, यहाँ पर पीला रंग आया बच्चों। फिर पेल वायलेट, पेल वायलेट का मतलब हल्का बैंगनी, हल्का बैंगनी, फिर डार्क बैंगनी या कहीं बैंगनी कलर आ गया, और सीजियम में आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स अपना कलर देते हैं एल्कली मेटल्स, और जितना बड़ा साइज उतना ही डार्क कलर। अब आपसे पूछा जाए डार्क क्यों हो गया, क्योंकि एक्साइटेशन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो कलर भी डार्क आता है। तो यहां पर नोट करें। अब देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और ये है हाइड्रेशन, जल योजन। ओके,
तो अगर आप इनके हाइड्रेशन की बात करें तो जो एल्कली मेटल्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि आयोनिक नेचर के होते हैं। समझ गए ना, सॉल्ट ऑफ एल्कली मेटल्स जो है और आयनिक एंड सॉल्युबल इन वाटर। और जैसे ही वाटर में सॉल्युबल होते हैं ये वाटर, इनके जो आइंस बनते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो जाते हैं, सराउंडेड हो जाते हैं और इसी को बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन। समझ गए ना कि जब हम इन कंपाउंड्स को, इनको एल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स को वाटर में रखते हैं तो ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होते हैं जिसे बोलते हैं हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन में एक एनर्जी निकलती है जिसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये जो एल्कली मेटल्स के सॉल्ट हैं ये हाइड्रेटेड होते हैं। ऐसा इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं कि ये है इसका आयन प्लस H2O, तो ये हाइड्रेटेड हो गए जिसे हम M प्लस एक्वस के फॉर्म में भी लिखते हैं, AQ लिखा होता है। तो यहाँ पर X की वैल्यू मैक्सिमम कितनी तक होती है, 6 तक। इस तरह से वो 6 मॉलिक्यूल से ऑक्टाहाइड्रली सराउंडेड हो जाते हैं। तो इसको बोला जाता है बच्चों क्या, हाइड्रेटेड आयन, जल योजित आयन। ये क्या है, जल योजित आयन। और इसमें जो एनर्जी निकली ये क्या है, जल योजन ऊर्जा। समझ गए ना। अब आता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान रखें, हाइड्रेशन हो या हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन, मींस कौन सा साइज, M+ आयन। तो यहां से अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोमाइडियम, सीजियम, ये आयन में अगर आप इनकी साइज देखें तो इसकी साइज है 3.4 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रेटेड आयन की साइज बताइए बच्चों मैंने, ना कि लिथियम प्लस आयन की साइज। किसकी साइज है ये, हाइड्रेटेड आयन साइज एंगस्ट्रॉम में। तो आप देख रहे हैं कि इनकी हाइड्रेटेड आयन की जो साइज है वो लगातार क्या होती जा रही है, 3.4, 2.71, ये डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, देखो बच्चों, डिक्रीज होने का रीजन क्या है। रीजन क्या है कि जितना छोटा कैटाइन होगा वो उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा। तो ऐसे में जो हाइड्रेटेड आयन है उसकी इफेक्टिव साइज, जितना छोटा कैटाइन होगा उसमें उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे और उतनी ही बड़ी साइज होगी। यही रीजन है कि लिथियम की जो साइज है सबसे बड़ी है और सीजियम की इफेक्टिव साइज सबसे कम है। समझ गए ना कि अगर हम इसमें देखें कि हाइड्रेटेड आयन की साइज की बात करें तो लिथियम आयन की, हाइड्रेटेड आयन की जो इफेक्टिव साइज है वो सबसे बड़ी है, जबकि सीजियम लिथियम में और सीजियम में सबसे छोटी है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हाइड्रेशन है वो किसका होता है, लिथियम का। तो लिथियम में जो साइज है, साइज ऑफ आयन, यहाँ पर ये हाइड्रेटेड आयन की साइज और यहाँ पर जो साइज मैंने बताई है वो है M+। तो जितना छोटा M+ होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, उसकी हाइड्रेटेड आयन की साइज उतनी बड़ी हो जाएगी और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यही रीजन है कि लिथियम सबसे छोटा कैटाइन है, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होगा, इसलिए में हाइड्रेटेड आयन की साइज सबसे बड़ी होगी और एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी। फिर लगातार आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कैटाइन की साइज बढ़ती जा रही है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है और हाइड्रेटेड आयन की इफेक्टिव साइज छोटी होती जा रही है। ओके, तो हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी दोनों साइज ऑफ कैटाइन मींस फ्री कैटाइन आयनिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। ये वाली वैल्यू आपको इस बेस पर देखना है और इफेक्टिव साइज देखनी है कि जितना ज्यादा हाइड्रेशन उतनी ज्यादा इफेक्टिव साइज। अब यहाँ पर आ जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन क्या है, तो ये है ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन। जस्ट ऐसा ही ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी पूछी जाए, ठीक है, तो यही हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर दिख रहा है। अब से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर बनना है। देखो दो कंडीशन में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो पूछी जाती है कि हाइड्रेटेड आयन में, ओके, हाइड्रेटेड आयन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ध्यान रखना है 1/, ठीक है, ये यहां पर हो जाएगा कि हाइड्रेटेड आयन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1/, साइज ऑफ, क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर, हाइड्रेटेड आयंस, ठीक है, या साइज ऑफ M+। M+ का मतलब है जब ये हाइड्रेटेड नहीं था तो जितनी बड़ी साइज उतनी ही ज्यादा हाइड्रेटेड आयन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। रीजन क्या है बच्चों कि जब हाइड्रेशन ज्यादा होगा
तो ऐसे में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा जुड़े होंगे, ज्यादा जुड़ेंगे और जब आयन दौड़ेगा तो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल भी माइग्रेट होंगे। ऐसे में फ्रिक्शन ज्यादा होगा और छोटा आयन धीरे धीरे चलेगा। बड़े आयन में हाइड्रेशन कम है, क्यों? क्योंकि बड़े आयन की हाइड्रेटेड आयन की इफेक्टिव साइज छोटी है और ऐसे में ये आयन इस तरह दौड़ेगा। तो हम ये कहें कि लिथियम एक्वस, इससे ज्यादा होगी सोडियम एक्वस, फिर इससे ज्यादा पोटासियम एक्वस, फिर हो जाएगा रुबिडियम एक्वस और फिर किसका? सीजियम एक्वस। ये तो हुआ हाइड्रेटेड आयन की, ठीक है, आयन कंडक्टिविटी का ऑर्डर। अब आता है कि फ्री आयंस जो है, फ्री आयंस या हम ये कहें कि जो है फ्यूज्ड आयंस होते हैं जब वाटर ना हो, नॉन हाइड्रेटेड हम ये कहें, ठीक है। तो नॉन हाइड्रेटेड आयन में अगर आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखनी है, ओके बच्चों, तो आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ n+। इसका मतलब है कि लिथियम सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, रुबिडियम, ठीक है, और इस तरह से सबसे ज्यादा कम सीजियम। तो जब फ्यूज्ड स्टेट में या फ्री स्टेट में पूछी गई है तो इस बेस पे बताना है। अगर आपको हाइड्रेटेड आयन की बतानी है तो ये ऑर्डर है। ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू लार्ज degree of hydration in lithium, okay, lithium compounds mostly, मतलब हम ये कहें कि mostly lithium compounds are hydrated, okay, जैसे कि ये है LiCl into 2H। तो ये देखा गया कि लिथियम में हाइड्रेशन सबसे ज्यादा मिलता है और यही रीजन है कि लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रेटेड स्टेट में मिलते हैं। बाकी जो कंपाउंड्स हैं NaCl, KCl, ये हाइड्रेटेड अपनी एक नॉर्मल स्टेट में हाइड्रेटेड तो नहीं होते, मॉइस्चर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, दूसरा होता है कि इनके हाइड्रेटेड आयन की साइज, और तीसरा होता है इनकी कंडक्टेंस। एक क्वेश्चन और आता है तो क्योंकि अगर आपको, ठीक है, ऑर्डर आपको देखना है कि ऑर्डर ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ आयंस, तो ध्यान रखें कि हाइड्रेटेड जो आयंस होते हैं, ठीक है, इनकी जो साइज है वो किससे? फ्री आयनिक साइज ये है। और अगर हमें ये कहें कि ये है रेडियस हाइड्रेटेड आयन, ठीक है, फिर मेटालिक रेडियस आती है और फिर आती है इनकी साइज, इसकी साइज ऑफ, या ठीक है, आयनिक रेडियस ऑफ M+। मतलब सबसे ज्यादा रेडियस किसकी है? रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन, उससे कम होती है मेटालिक रेडियस ऑफ मेटल और उससे कम है आयनिक रेडियस। मींस अगर हम ये कहें कि यहाँ पर हमको लिथियम एक्वस दिया है, फिर लिथियम दिया है और लिथियम प्लस या Na एक्वस दिया है, Na और Na+, ओके, गैसियस स्टेट में, तो ये इनकी साइज का ऑर्डर होगा। तो एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, कैसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर इन एलिमेंट्स का 2 स्टेट्स में देखना होता है। एक तो है गैसियस स्टेट में, किसमें देखना है बच्चों? गैसीय अवस्था में। तो ध्यान रखें कि जब आपको गैसियस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में भी अगर आपको लेना है, सॉलिड स्टेट भी ले सकते हैं ठोस अवस्था में, तो उस समय रिड्यूसिंग नेचर, चायक गुण, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा तो रिड्यूसिंग नेचर कम, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी कम होगी, ऐसे में रिड्यूसिंग नेचर कम होगा। समझ गए बच्चों? अब चायक गुण आयनन ऊर्जा के उल्टा। आप जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये लिथियम की सबसे ज्यादा, फिर आप देख रहे हैं लगातार ये आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ओके। तो इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग नेचर अगर आपसे पूछा जाए गैसियस स्टेट में या सॉलिड स्टेट में, तो ये ऑर्डर होगा। इसका मतलब है कि यहां पर जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, और ये जो होगा वीकेस्ट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए बच्चों कि ये सबसे वीक होगा और ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा जब गैसियस स्टेट में पूछा गया हो इस तरह से। दूसरा होता है रिड्यूसिंग नेचर। तो फर्स्ट तो ये है
और दूसरा है रिड्यूसिंग नेचर इन सॉल्यूशन या एक्वस मीडियम, ठीक है। और आपसे पूछा गया हो एक्वस मीडियम में बताएं, जलीय माध्यम में बताएं। तो यहां पर ध्यान रखें कि रिड्यूसिंग नेचर जो होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लिखी हुई है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बोल्ड में। लिथियम की है प्लस 3.05 और अगर आपसे कहा जाए कि रिडक्शन पोटेंशियल वोल्ट में तो -3.05, सोडियम का है प्लस 2 पॉइंट तो ये हो जाएगा -2.7। रिडक्शन ये है तो ऑक्सीडेशन कोई भी एक याद रखना है। रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ध्यान रखनी है। इन तीन के लिए लगभग सिमिलर सी दिखती है, फिर भी जरा सा डिफरेंस दिख रहा है। और सबसे कम किसके लिए है? सोडियम के लिए। तो ऑर्डर में लिथियम सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका मतलब सबसे ज्यादा होगा। फिर उससे जो दूसरे नंबर में दिख रहा है वो मीडियम में आ रही है। फिर आप देखो सीजियम में आ रहा है, ये है 2.927, ये है 2.925, तो ये ज्यादा स्ट्रांग है। फिर ये आएगा और सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? सोडियम। तो यहाँ पर ये है वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और यहाँ पर ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए ना? तो इस तरह से ये ऑर्डर याद रखना है एल्कली मेटल्स में, तो इसे नोट करना। अब देखो बच्चों एक प्रॉपर्टी और, ये लास्ट फिजिकल में स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये स्पेसिफिक हीट लगातार डिक्रीज हो रही है। जितना छोटा एटम उतनी ही ज्यादा स्पेसिफिक हीट होती है, तो ये है स्पेसिफिक हीट का। फिर है हीट ऑफ एटमाइजेशन, परमाणविक ऊर्जा। तो देखो क्रिस्टल से एक एक एटम को सेपरेट करने के लिए, मींस अगर हम ये कहें कि ये है सॉलिड स्टेट में और इसे किसमें चेंज किया जाए? गैस में, तो यहाँ जो डेल्टा H है बच्चों यही क्या है? हीट ऑफ एटमाइजेशन। मतलब है क्रिस्टल लिया जाए और उसके एक एक एटम को सेपरेट किया जाए, गैसियस स्टेट में लाया जाए, तो पर मोल सॉलिड एलिमेंट को जब वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट में चेंज किया जाता है तो कितनी एनर्जी की जरूरत है? वही है हीट ऑफ एटमाइजेशन। ध्यान रखें जितना छोटा एटम क्रिस्टल उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी। तो सबसे ज्यादा किसमें है? लिथियम। और यही रीजन है कि लिथियम का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है। फिर आता है नेचर ऑफ कंपाउंड और पूछा जाता है, तो ध्यान रखें कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनका जो M+ आयन बनता है इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता बच्चों। जैसे कि आप देखोगे Na है, Na+ तो 1s2 2s2 2p6, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। चाहे K में चले जाओ चाहे Rb+ में चले जाओ, इनमें किसी में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसलिए चाहे ये आयन दिया गया हो M+ या इनके कोई कंपाउंड की बात की गई हो, सब के सब कलरलेस होंगे और डायामैग्नेटिक होंगे, रंगहीन और प्रतिचुंबकीय होते हैं इनके यौगिक। NaCl ले लो, KCl ले लो, LiCl ले लो, Li2O ले लो, ये कंपाउंड इस समय कलरलेस होते हैं अगर इनमें से जुड़े हुए किसी आयन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कुछ एक्सेप्शन बताऊंगा, जैसे कि परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, वहां कलर्ड हो जाते हैं, लेकिन वो इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बल्कि किसमें होता है? वो ऑक्सीजन में, वो बात अलग है। और जो मेटल है स्वयं पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें।